नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता की दो रोटी। कहानी को कृपया पूरा सुनिएगा। कहानी में बहुत ही लाजवाब सच्चाई कही गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे सुमन, 2 कप चाय तो बनाकर ले आओ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पियेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। अजी, चाय तो मैं बनाकर ले आई हूँ, लेकिन आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि हम अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। बूढ़े हो गए हैं तो क्या, आखिर है तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख के भागीदार। इतना सुन सुमन देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटे हुए राम किशन बाबू का ये सपना बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंदों ने तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली न हो जाए, ये सोचकर वे कपड़े समेटने लगे। लेकिन उन बुजुर्ग हड्डियों में इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग भीग चुके थे। सोचने लगे कि दो ही जोड़ी तो कपड़े हैं मेरे पास। एक तो पहना हुआ है, वह तो भीग ही गया है, और दूसरा जोड़ा रात को धोकर सूखने डाला था, वह अब तक सूखा नहीं। राम किशन बाबू गीले कपड़े पहने हुए ही लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। उनका शरीर ठंड के कारण कांप रहा था। बहू को आवाज लगाई, 1 कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है, और सुमित का एक कुर्ता पजामा भी दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ, बहू ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा सुमित नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए कपड़े लेकर बाहर आएगी, लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तो उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख चुके थे, लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। उन्होंने अपने पोते चिंटू के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भिजवाया, लेकिन फिर चिंटू ने आकर बताया, दादाजी मम्मी अभी फोन पर बात कर रही हैं, थोड़ी देर में चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा और बीत गया। फोन के चक्कर में बहू रोज चाय को देर कर देती हैं। वे अकेले में ही बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले ही तो बात थी, जब शादी की 40वीं सालगिरह पर राम किशन बाबू और उनकी पत्नी सुमन देवी जी एक दूसरे के साथ बीते समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद सुमन देवी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई सुमन, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर, सोचते हुए वे रुआंसे हो गए। करीब आधा घंटा और बेचैनी में बिताने के बाद जब बहू बाहर आई तो रसोई में चाय चढ़ा दी। फिर एक कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहला घूंट पीते ही दिल में आवाज आई, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू से कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करो, और ज़्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो ठान रखा है कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। सोचते सोचते ही राम किशन बाबू की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह चाय के साथ साथ आंसू भी पीते गए और मन ही मन सोचते रह गए, बहू को कहने का भी क्या फ़ायदा, जवाब तो मालूम है, जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा लिया करो और राम की माला जपा करो। बेटे और दोनों बहुओं ने उनकी पत्नी की मौत के बाद 2 मंजिला घर का बंटवारा कर दिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू के लिए, और नीचे की मंजिल के 2 कमरे बड़े बेटे और बहू ने। राम किशन बाबू का जो कमरा हुआ करता था, उसमें बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का ही कमरा बना दिया गया।
उनकी पत्नी के जाने के बाद से ही रामकिशन बाबू दोनों बहुओं की बातें सुनकर ये अंदेशा तो पहले ही लगा चुके थे कि दोनों बहुएं, जो कभी एक दूसरे का चेहरा देखकर भी खुश नहीं होती थी, अब उन्हें निकाल फेंकने के लिए हाथ मिला चुकी हैं। दोनों बेटों ने रामकिशन बाबू का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। गर्मियों में तो वह छत पर चारपाई पर ही सोते थे, लेकिन सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई के उपरांत फालतू सामान वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को गुजरे 15 दिन ही नहीं हुए थे कि दोनों बेटे बहुएं लग रहे थे कि बाबूजी को 2 हिस्सों में बांट दो। बहुओं ने बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नया हल निकाला कि बाबूजी को केवल 2 वक्त की रोटी दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें टाल मटोल कर देती थी, क्योंकि रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। कभी कभी तो रामकिशन बाबू अपना सब्र खो बैठते और गुस्से में कह उठते, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू ताबड़तोड़ जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब 1 तक रात का खाना मिलता, तब तक रामकिशन बाबू अधीर हो जाते और बड़ी बहू को 2 रोटी से ज़्यादा बनाने में भी तकलीफ होती थी। उसे खाने से उनका पेट भी न भर पाता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए सोने लगे तो सोचते, बहू को कुछ कहता हूँ तो उल्टा बातें सुना देती हैं कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं है, और फिर आपको ये काम करने थोड़ा ही जाना है, इतना खाओगे तो पचना ही मुश्किल हो जाएगा, और यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाना ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को ये सब बातें उनके बेटों के सामने ही सुना दिया करती थी, और मजाल है कि पति उनकी बातों का विरोध करे। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर रामकिशन बाबू भारी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में लौट जाते। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते। देख लिया सुमन तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरे आत्मसम्मान पर आज तक आंच नहीं आने दी थी। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती हैं, चुप करके खा लेता हूँ। फिर भी ऐसी बातें, अब तो केवल शरीर का ढांचा भर हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। रामकिशन बाबू सोचते सोचते सो गए। जब पेंशन आती हैं तो दोनों बेटे उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने अधिकार पता हैं, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो पेंशन घर में आ रही हैं, तब जाकर बेटे बहू का ये हाल है। अगर पेंशन भी न होती तो ये लोग मेरा क्या हाल करते। उम्र होने के बाद से सुमन ने भी घर संभाल रखा था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का। किसी बेटे को एक सब्जी पसंद न होती तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन खाली पेट न सोने देती थी अपने बेटों को। शादी से पहले तब तक तो बेटे भी माँ का बहुत सम्मान करते थे। हमें अपने बेटे को श्रवण कुमार की संज्ञा देते हुए
में फूला ना समाता था। हमेशा कहता था, देखना श्रीमती जी, हम दोनों को तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख से काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने बेटों को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते रहते थे दोनों पति पत्नी। उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हो गई। बहुएं थी जो बड़ी तेज तर्रार लेकिन अपनी सास का पूरा मान रखती थी, या कहूँ कि इज्जत देने का ढोंग करती थी। पूरा घर सुमन ने संभाल रखा था। आधे से ज़्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है जब सुमन देवी 104 डिग्री बुखार में तप रही थी। दर्द के कारण सिर फटा जा रहा था। कितना कहा था उन्होंने अपने बेटे बहुओं से कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दो, लेकिन दोनों ने ये कहकर टाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली ना होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात पर भी उनका कोई असर नहीं हुआ। कल ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं सुमन के लिए दवाई लेकर आया, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन तो मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से विदा हो गई। उसके जाने के बाद से मैं जैसे लावारिस ही हो गया। ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 रोटी तो खाऊंगा ही। क्यों मेरी वो 2 रोटी भी इन लोगों को भारी लग रही हैं। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते उनकी कब आंख लग गई पता ही ना चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रामकिशन बाबू सुबह और शाम के समय पार्क में जाकर बैठते थे। वहाँ हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल बहल जाता था। एक दिन उनके दोस्त शर्मा जी आपस में बात कर रहे थे। शर्मा जी बोले, आज बहू ने केर की सब्जी बनाई है। क्या बताऊं, केर की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि दिल नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। शर्मा जी ने जैसे ही केर की सब्जी का जिक्र किया, रामकिशन बाबू की आंखों में चमक आ गई। केर की सब्जी तो मेरी पत्नी सुमन भी बहुत अच्छा बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहू को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। फिर उन्होंने अपने आंसुओं को दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए हंसने की कोशिश की और कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छा बनाती हैं। इस पर शर्मा जी बोले, अरे रामकिशन, आज तो मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी शर्मा जी नहीं माने और जिद करके रामकिशन बाबू को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। कुछ दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू बाबूजी के कमरे में के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की इज्जत का ख्याल रख लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा दी आपने तो हमारी। रामकिशन बाबू जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? बड़ी बहू ने कहा, अच्छा, बन तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बाई बता कर गई कि आप शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू की बातों में और मिलती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं देते थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं आजकल? आप जानते भी हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर भी इन्हें तो समय की 2 रोटी भी नहीं खिला सकते। दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर रामकिशन बाबू का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें समय भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अपराध बोध की भावना के कारण कुछ बोल न पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे
यदि मुझे मेरे अपने घर में भरपेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर में खाना खाने क्यों जाता। यदि मैंने शर्मा जी के घर 1-2 दिन खाना खाया भी है तो इस बात का क्या कसूरवार मैं कैसे हो गया। मैं भी भूख से कब तक रहूं। आखिर मेरा भी तो दिल करता है भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह रामकिशन बाबू जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। आज तो सुमन की बरसी है। आज के दिन ही तो सुमन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज सुमन देवी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा है। भरवा बैंगन की सब्जी, छेने की पूरी और खीर बनाई जा रही है। दही वड़े और दाल की कचौरी भी बनाई गई। जोर शोर से सारी तैयारियां की जा रही थी। रिश्तेदार और आसपास वालों को भी बुलाया भेजा था। बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। रामकिशन बाबू ने छोटी बहू को आवाज़ दी। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई में, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। रामकिशन बाबू कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक नहीं दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज़ दी, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटी ही बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय तक रुक नहीं सकते। देख तो रहे हैं कि कितना काम है हमारे पास। अब एक ही बार खाना खाएंगे, इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप कैसे खा सकते हैं। अरे तो एक कप चाय भी दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। रामकिशन बाबू की ये बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुएं अपने बच्चों को खाना खिला चुकी हैं और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ, आप हर समय शिकायतें क्या करते रहते हैं। अब खांसते हुए रामकिशन बाबू चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद सभी 11 पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे। लेकिन रामकिशन बाबू को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। वे सोचने लगे, हे विधि का विधान, ये कैसा दस्तूर है कि जीते जी अपने बुजुर्गों को ये लोग पूछते तक नहीं है कि उसे क्या पसंद है और नापसंद, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज़ें बनाई जा रही हैं और पंडितों को खिलाई जा रही हैं। मन ही मन वे सोचने लगे, काश इंसान अपने बुजुर्गों की भी जीते जी सेवा कर पाता। आज उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज़ दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाकर कहा, लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। जैसे ही वे भोजन का पहला निवाला मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। देखते ही वह कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि ये सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की जरूरत नहीं है। रामकिशन बाबू के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे ये बेइज्जती भरा खाना। काश मैं अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। रामकिशन की ये बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देखने लगे। लेकिन आज बाबूजी डरकर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, 2 बेटे और बहुओं के होने के बावजूद मुझे भरपेट खाना नहीं मिल सकता, और यदि 1-2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उससे भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई हैं वह भी अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं
और यकीन मानो बेटा, उस दिन मैं वाकई भूख से मरा जा रहा था। ये सुनकर दोनों बेटों को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुओं की तरफ देखते हुए रामकिशन बाबू बोले, अभी आज तक मेरी मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे। बेटा, मेरा शरीर जरूर बड़ा हो गया है, लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूँ मैं। तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना जानते हो, उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाना जानते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ा देते हो जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। सुबह उठकर 10 बार चाय का मांगता हूँ, तब जाकर चाय मिलती है, और वह भी उबलते हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर इंसान की आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया, ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो, उसमें भी मैं भूखा रह जाता हूँ, तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूँ। मैं कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा हूँ, और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ न बोले। रामकिशन बाबू की ये बात सुनकर दोनों बेटे और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गई। शर्मा जी, जो रामकिशन बाबू की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग समझते नहीं हो। जीते जी माता पिता को अच्छा खाना खिलाओ। यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतोष नहीं किया, तो उनके मरने के बाद उनकी बरसी पर मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाकर क्या फायदा? इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, एक हो या दो, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वह अपने पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। बुजुर्गों की बातें रामकिशन बाबू के दोनों बेटों के दिल में को झकझोर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पछतावे के आंसू थे। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच सोचकर वे शर्म के से जमीन पर गड़े जा रहे थे। इससे भी ज़्यादा उन्हें ये बात खाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को शर्मा जी के यहाँ भोजन करना पड़ा। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में घिरकर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माता पिता का पूरा ध्यान रखा जाए। आज रामकिशन बाबू अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न का आनंद उठा रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।